बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एंजाइम एक्टिविटी। मेन फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की एक्शंस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरह उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उन मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, किस टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं और कौन सी ड्रग्स वगैरह यूज़ की जाती हैं जो उन इनहिबिटर्स वगैरह को इनहिबिट करती हैं कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रॉपरली वर्क करने दें। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे पहले है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एंजाइम की एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका जो हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है कि एक एंजाइम है बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हमने पढ़े हैं। कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा है, कोई हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है, तो उनका मेन जो एक बेसिक फंक्शन है वो क्या है। तो हमारे पास एक होता है एंजाइम, ड्रामेटिकली थोड़ा रिप्रेजेंट किया कि कुछ चीज़ें देर बाद याद रह जाती हैं। तो उनमें यह है कि एंजाइम है हमारे पास, तो एक एंजाइम के साथ जो उसकी स्ट्रक्चर होगा, जो उसकी शेप होगी, सेम एज वो अपने उसी सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा जो उसके लिए वो स्पेसिफिक जो उसकी शेप है। तो एक हमारे पास एंजाइम है, दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट है। सेम सेम शेप्स तो हमने बिल्कुल सेम नहीं बनाई, पर ऐसा सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि इसके ऊपर कर्व्स हैं तो उसमें भी कर्व्स हैं, तो तभी उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा स्पेसिफिक शेप्स। और उसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, इस तरह की केमिकल्स वगैरह जो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट ने रिकॉग्नाइज करने के बाद जब उनमें बॉन्डिंग होगी तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जब बनता है तो यहाँ पर एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। इस जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, वो सुटेबल होता है, तो इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले उसमें जो मतलब एक बनता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि रिएक्शन स्टार्ट होंगे, फर्दर होंगे, तो एंजाइम उसकी रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा। जो प्रोडक्ट होगा जिसमें रिएक्शन चल रहा होगा उसको फर्दर उसको स्पीड अप करेगा, उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है उसको इंक्रीज करेगा, लेस एनर्जी यूज़ करवाएगा। और द एंड क्या होगा कि एंजाइम हमें सेम का सेम वैसे ही मिल जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा हमें, जो हमारे पास सबस्ट्रेट था, तो वो हमें जिस हाइड्रोलाइसिस है किसी चीज़ की, अब एंजाइम ने प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह की ब्रेक डाउन करवाई है, तो हमें कोई चीज़ उसमें हाइड्रोलाइज मिल जाएगी। ऑक्सीडन रिडक्शन रिएक्शन है तो उसमें किसी प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉन वगैरह उन्होंने रिसीव कर लिया, किसी का रिमूव कर लिया, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर दिया, एटीपीज एंजाइम ने फास्फेट ले लिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में था। अब एंजाइम एक्टिविटी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कुछ फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बढ़ाते भी हैं, उनको बाज़ दफ़ा उनके बढ़ने से उनके अंदर इनहिबिशन भी आ जाती है, स्टॉप भी हो जाते हैं। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के जो एंजाइम एक्टिविटी है उसको जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, सबस्ट्रेट की, जो जिसने रिएक्शन, जिस प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट ने होना है, रिएक्ट होना है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो वो उस पर इन्फ्लुएंस करती है। फैक्टर एक एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन के, अभी स्टमक में हमें जो एंजाइम चाहिए, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम हो गए, ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम्स हो गए, उनकी उस प्रेजेंस में, उस एरिया में उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उस एरिया में उस एंजाइम के लिए जो एनवायरनमेंट है उसका पीएच कितना है। टेम्परेचर वेरी करता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास होता है 37 सेंटीग्रेड, अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो वहाँ के एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। टेम्परेचर वेरी करता है। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, जो उसका प्रोडक्ट बन रहा होता है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और उस प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी क्वांटिटी, उसका रिमूवल, उसका स्टोरेज, ये चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती हैं। और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो मेटल आयंस वगैरह चाहिए होते हैं, उन्हें को एंजाइम, को फैक्टर्स वगैरह चाहिए होते हैं, हेल्पर्स चाहिए होते हैं जो हेल्प आउट करवाते हैं, वो मेटल आयंस वो उन पर डिपेंड होते हैं। तो हम स्टडी करते हैं अपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस को। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहला जो है कि रेट ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज विद द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि एंजाइम की जो कैटालिसिस है, जो उसका रिएक्शन है, वो इंक्रीज तब होता है जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अनटिल उस वक्त तक जब वी मैक्स, हमें जो एक एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी है उस तक हमें रीच नहीं हो जाता, जब तक एंजाइम उस तक रीच नहीं कर सकता। एक एंजाइम है, एंजाइम अपना कैटालिसिस प्रोसेस करवा रहा है और सबस्ट्रेट आ रहे हैं। अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, आते जाएंगे एंजाइम के साथ, काफ़ी एंजाइम है, अटैच होते जाएंगे, एंजाइम अटैच होते गए, जब एक्टिव साइट प्रॉपर सारी अटैच हो गई, एंजाइम सारे मिल गए, तो एंजाइम की एक मैक्सिमम वेलोसिटीज हमें मिल जाएंगी कि हमारे पास 15 एंजाइम थे, 15 सबस्ट्रेट आके अटैच हो गए, तो वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी उनकी हो गई है। इस मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शंस, कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की जिसपे वो स्पीड उनकी जिसपे वो एंजाइम को कैटालाइज कर रहे हैं। एक सबस्ट्रेट आ रहा है, उसको कंबाइन करके उन्होंने हाइड्रोलाइज करके आगे भेज दिया। इस तरह सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी जिसपे वो एंजाइम को अटैच कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो उसकी वी मैक्स हो गई। ये इस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास जो मेन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम जो है, एंजाइम की जो वेलोसिटी है कि वो किस स्पीड अप से कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। जाहिर सी बात है कि हमारे पास 15 एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है, 20 एंजाइम मौजूद हैं, 40-50 इस तरह के एंजाइम्स हैं, तो उनकी अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, तभी उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हम इसको रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर।
वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द टेम्परेचर, के एंजाइम की जो स्पीड है, एंजाइम की जो वेलोसिटी है, जो उसका वर्क करने का तरीका है, वो इंक्रीज होता है विद द टेम्परेचर अंटिल द पीक वेलोसिटी इज रीच्ड। इट इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग अ सफिशिएंट एनर्जी टू पास द एनर्जी बैरियर। के टेम्परेचर एक तो उनके मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि हम उस जो एनर्जी बैरियर्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो उनकी बॉन्डिंग वगैरह, अटैचमेंट वगैरह हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट वगैरह, उसके जो बैरियर्स वगैरह हैं, उनको पास आउट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। हैव अ सफिशिएंट एनर्जी टू पास ओवर द एनर्जी बैरियर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मिड में जो बैरियर्स आएंगे, उनको पास आउट करने के लिए उनको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। फर्दर एलिवेशन ऑफ द टेम्परेचर बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिजल्ट इन द डिक्रीज द रिएक्शन वेलोसिटी। के एलिवेट जब हो जाएगा रिएक्शन, तो वो उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमारी फॉर द ह्यूमन बॉडी इज 37 सेंटीग्रेड। पीएच, एवरी एंजाइम रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच फॉर इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, कि हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए, स्पेसिफिक वेलोसिटी के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया पेप्सिन की, अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टमक फुली एक्टिवेट एट पीएच 2 एट एसिडिक पीएच, कि वो अपने एसिडिक, अगर उसका एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो डाइजेशन का प्रोसेस अपना कंप्लीटली तभी कराएगा। इट विल डीनेचर इन द एल्कलाइन पीएच, को वो एल्कलाइन अगर पीएच हमारे उसको एल्कलाइन एनवायरनमेंट, बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो डीनेचर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आगे हमारे पास नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर रिमूव्ड एज फास्ट एज दे आर फाउंड, के प्रोडक्ट जो बन रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने फास्ट एज रिमूव भी करना है। द रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो हमारे पास रिएक्शन चल रहा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्पीड अप होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट मूव्ड एज फास्ट दे आर फाउंड, देन द रिएक्शन विल बी आइदर स्लो डाउन, विल स्टॉप कंप्लीटली। क्या होगा कि रिएक्शन अगर उसका प्रोडक्ट रिमूव नहीं किया जा रहा, उसको जैसे क्या है कि कमरा है, जगह है या बॉक्स है, उसमें हम चीजें डालते जा रहे हैं, कमरे में लाते जा रहे हैं, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो कमरा फिलअप हो जाएगा। तो जिस तरह जिस स्पीड से काम चीज आ रही है उसी स्पीड से हम उसको निकालेंगे, तो क्या होगा कि वो रुकेगा नहीं और काम चलता रहेगा। अगर आगे चीजें पहले से मौजूद है, नहीं निकाली गई, तो वो रुक जाएगा और स्लो हो जाएगा। मेंटल आइंस, मेंटल आइंस जो होते हैं हमें एज अ को फैक्टर भी चाहिए होते हैं और को एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं। तो एंजाइम्स रिक्वायर्ड अ मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी के लिए उनको मेटल आयन की जरूरत होती है। एग्जांपल दी हुई है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और पायरुवेट काइनेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसको जिंक आयन चाहिए होता है और पायरुवेट काइनेज को मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों मेटल आयन चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ पायरुवेट मेटल आयन एप्रोप्रिएट मेटल आयन, अगर उनको अप्रोप्रिएट मेटल आयन ना मिले, को फैक्टर जो उसका होगा, तो एंजाइम टिपिकली डू नॉट शो इट्स एक्टिविटी, एंजाइम अपना जो वर्क है वो प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है कोई भी ऐसे फैक्टर, ऐसी सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दें कंप्लीटली, उसको स्पीड अप ना होने दे, रिएक्शन को ना चलने दे, वो उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स की हमने 2 मेन टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं। इनहिबिटर्स के 2 मेन ग्रुप्स हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को नॉन रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी कह सकते हैं। कि नॉन कम्पिटेटिव जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं हो सकते और कम्पिटेटिव जो होते हैं वो हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। इसको पूरा मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह रिवर्स कर सकते हैं। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? इनहिबिटर्स रिजेंबल सबस्ट्रेट्स। जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं एक तो बिल्कुल सेम एज रिजेंबल्स, उनकी शेप स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होता है उनका शेप, उनकी बनावट वगैरह वो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के बिल्कुल सेम होती है, तभी वो एक्टिव साइट पे जाकर बाइंड कर देते हैं। इसके अलावा मैं पहले कम्पिटेटिव को समझाता हूँ, फिर नॉन कम्पिटेटिव को जरा कंपेयर करूंगा। इसके बाद है कि कंप्लीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट एंड ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे, जब वो रिजेंबल कर रहा है सबस्ट्रेट से, उसके एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद वो क्या कर देगा कि ब्लॉक कर देगा सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को। इसके बाद क्या होगा कि उसका क्या है कि इनहिबिशन हो जाएगी, एंजाइम अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। अब हमने कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को जो है उनको अगर हम रिवर्स करना चाहे, रिज्यूम अपना रिएक्शन को चलाना चाहें, तो किस तरह कर सकते हैं? डाइल्यूशन ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ज्यादा से ज्यादा जो उसका प्रॉपर सबस्ट्रेट था, जो प्रोडक्ट था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, तो क्या होगा कि रिज्यूम द एंजाइम एक्टिविटी। अब हम करते हैं बात नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की। नॉन रिवर्सिबल हो गए, ये तो रिज्यूम हो गए, एंड पे रिवर्स हो गया, रिएक्शन रिवर्स होगा। कम्पिटेटिव इनहिबिटर रिवर्स होगा ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये इसका उल्ट रहेगा। ये क्या करेगा कि ये तो एक तो रिजेंबल नहीं करते सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ, और क्या जब ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल नहीं करेंगे तो ये एक्टिव साइट पे तो बाइंड कर ही नहीं सकते, डू नॉट ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, देन दे अटैच टू द अदर साइट्स, को फैक्टर और को एंजाइम। ये क्या करेंगे, को एंजाइम या को फैक्टर की जगह जाकर ये अटैच होते हैं। ये क्या करते हैं कि उसकी जो प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, उसकी जो डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको चेंज कर देते हैं, चेंज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, जो उसकी एक्टिव साइट होगी वो अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, उसकी शेप स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इधर भी इसी तरह था कि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसने तो एक्टिव साइट पे आके बाइंड किया तो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो गया, बन ही नहीं सका, सबस्ट्रेट आके अटैच ही नहीं हुआ। इसने क्या किया कि वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो सकी। इसके बाद क्या होता है कि ये जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर हम उनके सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को जब इंक्रीज करते हैं रिवर्स हो जाते हैं। ये नॉट रिवर्सिबल होते हैं, नॉट रिज्यूम होते हैं, क्योंकि हम इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन करते भी रहें सबस्ट्रेट की तो वो उसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उस पर कोई एंजाइम या को फैक्टर की जगह पे तो वो इनहिबिटर आके अटैच हो गया, तो उसकी उसने शेप, डायमेंशन, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, उसकी एक्टिव साइट को जो था जहां पे सबस्ट्रेट आके अटैच होना था उसको चेंज कर दिया। तो डायल्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट करते भी रहे तो कोई फायदा नहीं है जब उसने जाके अटैच नहीं होना। तो ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इसके बाद है कि हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं जो एज अ एंजाइम इनहिबिटर्स काम करती हैं, जो हमारे बॉडी में इनहिबिटर्स वर्क कर रहे होते हैं, उस इनहिबिशन को ख़त्म करने के लिए एक ड्रग यूज़ होती है। तो उस ड्रग का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसकी जो मुकम्मल एक स्टोरी है मैं आपको वो पहले बताता हूँ भाई ये ड्रग हमारे पास यूज़ कैसे होती है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, एंजाइम जो है वो है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का जो फंक्शन है वो है कि वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारे पास है वो है एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन जो है एक्टिव फॉर्म ऑफ हमारे पास वो उसको जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है, उसकी जो रिएक्शन चला रहा है वो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन को एंजाइम कन्वर्ट जो कर रहा है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो उसकी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन की एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है इसका जो फर्क होता है वो क्या करता है कि वेसल्स को, जो हमारी आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, उनको वेजो कंस्ट्रिक्ट कर देता है। वेजो कंस्ट्रिक्ट जब करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे हमारे ब्लॉकेज वगैरह होती है, हार्ट डिजीजेज वगैरह हो गई, तो ये इनमें अपना एंजियोटेंसिन 2 करता है। अब जो हमारे पास जो ड्रग है एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर, इसका क्या काम है कि इस एंजाइम को जाके रोकना, कि अपना फंक्शन तुम रोक दो। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्या करेगा कि एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन जो है उसको स्टॉप कर देगा, प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। उसकी जब प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1 में जो 1 है वो 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन के बजाय वेजो डायलेशन ही होगी। और जो ये जो हमारे पास ACI है ड्रग है, ये हम लेते हैं जब हमें वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करवानी होती है। तो हमें जो बात की है कि हमारे पास इनहिबिटर्स थे, दो टाइप ऑफ इनहिबिटर थे, कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की हमने बात की, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स ये रिवर्सिबल, ये नॉन रिवर्सिबल, ये जाके सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स नहीं बनता। इसमें जो होता है ये क्या करते हैं कि को फैक्टर जब को एंजाइम की जाके साइड पे अटैच हो जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। इसके बाद हमने बात की कि ये रिवर्स हो जाता है, रेज्यूम हो जाते हैं एंजाइम की सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से। ये इंक्रीज डायल्यूशन अगर करते भी रहें, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते भी रहें, तो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो इसका रेज्यूम नहीं हो सकती, ये नॉन रिवर्सिबल है। एक हमारे पास ड्रग हम यूज करते हैं एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या करती है कि एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन नहीं होने देती। एंजियोटेंसिन 2 जो है 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारी वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, जो हमें इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। तो जब हम ये ड्रग यूज करेंगे तो वो वेजो डायलेशन करवाएगी, एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन को रोक देगी और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा और वो करवाएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन।